एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने पूरे इंडिया को, और जब इसका आईपीओ आया था वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था और लोगों के दिमाग में एक डिजिटल कंपनी की एक नई इमेज बना के तैयार करी थी, और उसका नाम है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स का अपने आप में लोगो बॉर्न डिजिटल एंड बॉर्न अजाइल इसको अपने आप को ये एक्सप्लेन करता हुआ नज़र आता है कि कंपनी एक डिजिटल फोकस के साथ और एक अजाइल माइंडसेट के साथ यहाँ पर कंपनी काम करती है। सितंबर 2020 में जब मार्केट में आईपीओ आया था तो ये पहला आईपीओ था जो 100% डिजिटली एग्जीक्यूट किया गया था, और साथ ही साथ हेवी ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला, और उसके साथ साथ एक तगड़े लिस्टिंग गेंस यहाँ पर फर्स्ट डे ही देखने को मिल गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स जो कि है अशोक सूता, उनको और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इसके चलते यहाँ पे मैनेजमेंट टीम काफ़ी तगड़ी है, और साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट्स हर बार से कहीं अच्छे आए हैं। आपको मैं बता दूं कि कंपनी का जो पूरा जो धंधा है, पूरा बिजनेस जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा बिजनेस है, और साथ ही साथ इनका जो मेन एजाइल का जो अगर आप सर्च कर रहे होंगे तो एजाइल का मीनिंग होता है कि पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना और पूरी चीज़ों को चेंज करना, मतलब कि एजाइल मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोसेस एंड कॉम्पिटेंसी इनटू द डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से कोविड ने चीज़ों को चेंज किया है, इस तरीके की कंपनीज के डिमांड्स जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, जिनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं पता मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसको किस तरीके से आप इंटरनेट के थ्रू रूट कर सकते हो। लाइक अगर आपको फ़ैन ऑन करना है तो आप मोबाइल से उसको फ़ैन को ऑन कर सको इंटरनेट के थ्रू, तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और कंपनी ने इस तरीके की चीज़ों जो कि नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सिक्योरिटी सर्विसेज बनाने में और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में काफ़ी तगड़ा काम किया है, और इंडिया की मेरे को लगती है इस डिजिटल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। काफ़ी तगड़े रिटर्न्स भी दिए हैं, और साथ ही साथ शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। पिछले अगर हम वीक की बात करें तो करीबन 30% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज़ में आपको सही टाइम पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको कई मल्टीपल रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज इसकी Q4 का एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंपनी ने Q4 में परफॉर्मेंस दी है। अभी तक अगर आपने हमारा जो ग्रुप है बीट द स्ट्रीट अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 28,000 लोग यहाँ 2800 लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाइंग है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको फास्टेस्ट न्यूज़ अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कोई चीज़ों पे वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, तो हम उसको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में डाल देते हैं, तो आप वहाँ जाकर आप उसको चैनल को, वो बिल्कुल फ्री है और आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। आपको पूरे दिन में सबसे लेटेस्ट अपडेट, सारी रिपोर्ट्स और कॉल की अपडेट्स भी वहाँ पर सारी मिल जाएगी। तो ये आप सबसे पहले उसे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो आज की वीडियो होने वाली है उसको आप पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस पूरी कंपनी के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2%, 29.8% के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ 173 एक्टिव क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं, जिसमें से 46 कंपनी जो है वो फॉर्चून 2000, फोर्ब्स 200 या बिलियन डॉलर कॉरपोरेशंस जिसमें आती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो कितना तगड़ा है। 87% जो लोग हैं वो रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं, मतलब कि कंपनी की जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी है। हैप्पीएस्ट पीपल हैप्पीएस्ट कस्टमर के मिशन स्टेटमेंट के साथ कंपनी के पास 3228 यहाँ पर 7 कंट्रीज़ में लोग हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं, और ये एक ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी का है। कंपनी के जब अगर बिजनेस की बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको IoT एक्सप्लेन किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, बिग डेटा, एडवांस एनालिटिक्स जो कि एक बिल्कुल नए तरीके की चीज़ें हैं, और साथ ही साथ ब्लॉकचेन जिस पे हम बिटकॉइन बेस है और इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज बेस है। अब उससे ब्लॉकचेन जो है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड वे में काफ़ी चीज़ें सॉल्यूशन हो सकती है, और कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है मिड कैप सेक्टर से, मेरे को लगता है ये जल्दी ही आपको आने वाले समय में एक अच्छी और एक उभरती हुई कंपनी मिड कैप IT सेक्टर में सबसे नज़र आएगी। ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये और तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे देने वाली है। क्लाउड टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज, BPM इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, जो कि फ्यूचरिस्टिक जो काम होते हैं वो सारे कंपनी करती है। और मेरे हिसाब से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में देखने को मिल रहा है वो आने वाले समय में, और जो कंपनी आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी तगड़ा काम करती है, तो वहाँ पर कंपनी ने दोनों तरफ अपना परचम ले रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन क्वार्टर्स में कंपनी और तगड़ा काम यहाँ पर लेके आने वाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन से पूरी तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज होने वाली है, जो आने वाले आपको क्वार्टर्स में
कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। ये मिशन विजन को अगर हम छोड़ देते हैं तो अगर हम देखते हैं कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को, तो रेवेन्यू में आप देखेंगे 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 18% की क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिलती है, जो काफ़ी तगड़ी है। इस तरीके की किसी भी बिजनेस में कोरोना होने के बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रंट की, जिसका कंपनी का शेयर में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, वो यही रीज़न है जहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 4,215 से घटकर 3,605 हो चुका है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के इबिटा की, तो इबिटा 26% का इबिटा है, स्ट्रॉन्ग इबिटा है। अगर हम पिछले साल से भी कंपैरिजन करें तो 29.7% का था, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, जिसके कारण थोड़ा सा शेयर में करेक्शन देखने को मिलता है। स्टिल कंपनी ने एक बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होने की ज़रूरत है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए हैं। 6% 7% से कंपनी ने रेवेन्यू फ्रंट पे ग्रोथ की है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 126% की ग्रोथ, वो कोई कम ग्रोथ नहीं होती है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है हर फ्रंट पे अच्छा है। 90% का इबिटा में ग्रोथ, 15% से 27% पे इबिटा पहुंच चुका है। कंपनी का फोकस एक्सपेंसेस पे भी काफ़ी तगड़ा रहा है, और आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रंट पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन चलता रहेगा, बट आपको उस करेक्शन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और वो हम डिस्कस करेंगे कंपनी के लास्ट पार्ट में, जब हम बताएंगे कि आपकी टारगेट प्राइस क्या होगी और कंपनी किस तरीके से आगे आने वाले समय में स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। डिजिटल और एजाइल बिजनेस की बात करेंगे तो 96% की जो है वो परसेंटेज रेवेन्यू का डिजिटली आता है, और 94.2% एजाइल से निकल के आता है। एजाइल मैंने आपको बताया था कि फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेन कंपनी का जो काम है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दूसरी कंपनीज को, दूसरे सर्विसेज को, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड, और इस तरीके की कंपनी काम करती है। रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो पिछले 4 सालों का अगर हम देखें तो CAGR 18% का निकल के आता है। वहीं पिछले 3 सालों की बात करें तो 21% का CAGR निकल के आता है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स में 50% कंट्रीब्यूटर्स ये है जो यहाँ पर PES सर्विसेज निकाल के आते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिससे 50% के लमसम की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम DBS की बात करें, मतलब कि डिजिटल बिजनेस सर्विसेज का, तो DBS से 26.7%, IMSS की बात करें तो 20.6%, मतलब कि IMSS मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, और इसके अलावा अदर 17% का निकल के आता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो कंपनी का जो मेन फोकस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेक्टर से निकल के आता है। इबिटा की ग्रोथ की बात करेंगे तो काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है, आप देख सकते हैं 1.6% से 27%, मतलब कि 205% का CAGR, काफ़ी तगड़ा CAGR कंपनी का देखने को मिलता है। वहीं अगर हायर कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन की बात करें तो कंपनी का लगातार 99.6%, 99% से अप ही रहा है पिछले 2 सालों में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, और वो कंपनी को काफ़ी पॉजिटिव एट्रीब्यूट में खड़ा करता है। और वो मेरे को लगता है कि कंपनी IT सेक्टर की किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि उनका कैश फ्लो बना रहे, और क्योंकि उनका जो मेन वो होता है वो सब कुछ सर्विस पे बेस्ड होता है, तो उनका कैश फ्लो ज़्यादा अटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको इस तरीके की और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपका कैश फ्लो भी अटका हुआ रहेगा तो आपको फिर पैसे की जो फ्लो है वो यहाँ पर थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आता है। बट हैप्पीएस्ट माइंड ने उस सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो 99.6% ऑलरेडी कंपनी फ्री कैश फ्लो पे काम कर रही है। वॉलंटरी एट्रिशन की बात करें तो भी काफ़ी कंपनी का कम होता हुआ नजर आता है, 16.2 से 12.4%, तो कंपनी के लोग काफ़ी सेटिस्फाइड है। यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन साइट और ऑफ शोर में अगर हम बात करें तो 94.9% लोग हैं जो इस क्वार्टर में ऑफशोर काम कर रहे हैं, और अगर ऑन साइट काम करने की बात करें तो 5.1%। तो इनको कोरोना से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरा जो बिजनेस है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस है जो कि डिजिटली किया जाता है। रेवेन्यू मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल वाइज अगर हम बात करें, जियोग्राफी वाइज बात करें, डिजिटल रेवेन्यू वाइज बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिजिटल रेवेन्यू है, जिसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर रहता है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड क्रिएशन का है। सिक्योरिटी का यहाँ पे 20.9%, इंटरनेट ऑफ थिंग्स 9.5%, 12.9% कंपनी का एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स से निकल के आता है। वहीं अदर की बात करें तो 3.4% का निकल के आता है। तो इसमें जो है कंपनी के बहुत सारे आयाम है। वर्टिकल्स में बात करें तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर हो गया, आप कह सकते हैं रिटेल सेक्टर हो गया, तो इन सारे सेक्टर से निकल के आता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कंपनी का कम होता जा रहा है।
आप देखेंगे कि टॉप 10 से 46% निकल के आता है, टॉप 20 से 62.5%, और लगातार कंपनी का जो कस्टमर पे फोकस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो 85% ऑफ शोर रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी को देखने को मिलता है, और 15% ऑन साइट पे जाके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो निकल के आता है। एवरेज एनुअल रेवेन्यू अगर हम पर्टिकुलर कस्टमर से बात करें तो 7,37,000 पर कस्टमर कंपनी का एवरेज एनुअल रेवेन्यू है। पर कस्टमर वाइज अगर हम देखते हैं एवरेज, तो ये भी काफ़ी तगड़ा है और ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है हर क्वार्टर में, तो ये मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। इसके अलावा कस्टमर के इंडस्ट्री ग्रुप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो 25.6% एजुकेशन का सेक्टर निकल के आता है, हाई टेक्नोलॉजी में 18.2%, और उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में 16.4%। वहीं डिजिटल ऑफरिंग की बात करें तो 41% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के आता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस 22.7%, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 10.5%, एंड एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स से 13.3% का ग्रोथ निकल के आता है। ऑपरेशनल फ्रंट, और अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और साथ ही साथ ऑन साइट और ऑफशोर में भी कंपनी ने काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दी है हर फ्रंट पे। अगर हम बात करते हैं बिजनेस यूनिट वाइड, तो बिजनेस यूनिट वाइड हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है, फिर भी हम अगर बताएं फाइनेंशियल ईयर 21 का कंपैरिजन करते हैं तो 20.6% है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से निकल के आता है, वहीं 49.7% प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होती है उसमें काफ़ी तगड़ा बिजनेस कंपनी का कर रहा है, 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है वो यहाँ से निकल के आती है, तो ये एक काफ़ी तगड़ा नंबर है। इसके अलावा अगर हम देखें अदर ग्रोस मार्जिन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18 में जहाँ 29.5% हुआ करता था वो बढ़ के 42.6% हो चुका है। इस हद तक कंपनी ने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। इबिडा की बात करें तो इबिडा भी लगातार ग्रोथ होता हुआ नज़र आता है। फाइनेंस कॉस्ट लगातार कंपनी की ज़्यादा है ही नहीं, तो वहाँ से इतना फिगर निकल के नहीं आता है। बट फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 697 आप कह सकते हैं 697 लैक्स का, मतलब कि 6 करोड़ के लमसम का फाइनेंस कॉस्ट निकल के आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर्स काफ़ी तगड़े हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 18 में लॉस में थी, वहाँ पे अभी कन्वर्ट होकर 16,246 लैक्स का रेवेन्यू प्रॉफिट आपने कंपनी ने दिया है, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ है। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट की बात करें तो क्योंकि पीपी इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो कंपनी में जो टोटल एसेट्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी ग्रो हुई है। कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्ट है वो काफ़ी हद तक बड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की अगर हम टोटल इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फ्रंट पे तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब आपको लेकर के चलते कंपनी के चार्ट पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टारगेट प्राइस और टेक मंथली चार्ट। हमने सबसे पहले वीकली चार्ट खोला है, और वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो अक्टूबर सितंबर में जब कंपनी आई थी तब कंपनी ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक खतरनाक यहाँ पर रिटर्न कंपनी ने दिया है, और वो है 400 रुपये से आप देख सकते हैं करीबन शेयर 800 साढ़े 800 रुपये तक के लेवल्स को टच कर दिया है। अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला रिजल्ट्स आने के बाद, क्योंकि जो प्रॉफिट के फिगर्स थे वो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में कम थे। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो काफ़ी तगड़ा है। अगर सितंबर से भी अगर हम दिसंबर तक देखेंगे तो कंपनी 200-250 और से जब जिनकी जो IPO प्राइस थी उससे डबल रिटर्न दिया था, और उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो उसके बाद भी कंपनी ने करीबन पैसों को 3 गुना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 5 गुना की जो 5 गुना तो रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। इसके अलावा अगर हम इसको चार्ट को अगर कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट फ्रेम में यहाँ पर 2 दिन का करेक्शन आपको देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो ट्रेंड लाइन की, तो आप देखेंगे ट्रेंड लाइन यहाँ पर साफ बनी हुई है, और एक करेक्शन आने के बाद यहाँ से वापस से अपराइज यहाँ पर देखने को मिलता है। और मेरे को कंपनी पर्सनली काफ़ी पसंद है, मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है इस कंपनी में, डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। आप पर्टिकुलरली इस कंपनी के लिए मैं आपको कहूँगा कि एक करेक्शन में जब भी आपको ये जो प्राइसिंग है ना, यहाँ पर आपको मेरे को लगता है एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर आपको 700 से 750 के बीच में यहाँ लेवल्स देखने को मिलते हैं तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, और बाइंग करने के बाद आपको करीबन यहाँ पर 1 साल के अंत तक 1,000 रुपये के रिटर्न्स की मैं गारंटी देता हूँ। 25% की ग्रोथ, कम से कम 25 से 30% की ग्रोथ आने वाले समय में इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है, और ये काफ़ी तगड़े नंबर्स आने वाले समय में पोस्ट करने वाली, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और जिसके कारण इस कंपनी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोग हैं जो इस पर काफ़ी तगड़ा काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी पसंद है। प्रोमोटर अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के जो EBITDA मार्जिन और इन सब की वाली जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। अब आ जाते हैं Screener.in की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो DIAs की अगर हम देखेंगे तो DIAs की जो थी
पिछले क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग गिरी थी, उसके बाद वापस से अभी मार्च 21 में बढ़ गई है। ओवरऑल FIIs में ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला और पब्लिक में भी ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट जो शेयर प्राइस में मैं कहूँगा हर फ्रंट में जो नंबर्स हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मेरे को लगता है कि कंपनी में काफ़ी दम है, और 700 750 के लेवल पे अगर आप खरीदते हो तो 1000 रुपये के लेवल्स आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी 2011 में फाउंड की गई थी, और आप देख सकते हैं जो रैंक्ड 4 इन द IT सर्विसेज विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड। ये आने वाला फ्यूचर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इसी कारण मेरे को ये कंपनी काफ़ी पसंद है। दूसरी कंपनी के कंपेरिजन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इस कंपनी का आपको हाथ पकड़ के चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक काफ़ी तगड़े रिटर्न्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हैप्पीएस्ट माइंड के किसी भी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको फास्टेस्ट रूप में मिल जाती है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।